हेलो गाइस, आप लोग कैसे हैं। आज फिर हम कुछ क्वेश्चंस लेकर आए हैं जो कि यूजीसी नेट इकोनॉमिक्स का है। और मैं ट्राई करती हूँ कि हर दिन कुछ नया नया मतलब न्यू टाइप की क्वेश्चंस लेकर आऊँ। एग्ज़ाम कभी भी हो, हमें अपनी प्रिपरेशन को बहुत ही स्ट्रांग रखना है और डेली प्रैक्टिस करना है क्वेश्चंस को, ठीक है। और अगर आप इस चैनल में नए हैं तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं और बहुत सारे क्वेश्चंस आप मेरे साथ प्रैक्टिस कर सकते हैं। मैंने एक पूरा ही प्लेलिस्ट बना रखा है जिसमें बहुत सारे क्वेश्चंस हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के। सारी वीडियो एक ही प्लेलिस्ट में, आपको ढूंढने में कोई भी परेशानी नहीं होगी, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो एंड तक देखिएगा और वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, ठीक है। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है कि ये क्या इनवॉलेंटरी अनएम्प्लॉयमेंट। यहाँ पर 4 तरह की अनएम्प्लॉयमेंट लिखे हुए, ठीक है। तो सबके बारे में हम लोग जानते हैं। इनवॉलेंटरी अनएम्प्लॉयमेंट क्या होता है कि अगर कोई आदमी जो काम करने की इच्छा रखता है, वो काम ढूंढ रहा है, ठीक है, वो विलिंग भी है, एबल भी है, लेकिन उसे काम नहीं मिल रहा है, ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं इनवॉलेंटरी अनएम्प्लॉयमेंट, ठीक है। डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट की अगर हम बात करें, इसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं छिपी हुई बेरोजगारी। मतलब कि जैसे कि ये अगर हम देखें एग्जाम्पल, तो ये जनरली आपकी एग्रीकल्चर सेक्टर में पाया जाता है। जैसे कि मान लीजिए कि एक फैमिली है, ठीक है, एक फैमिली में 8 मेंबर रहते हैं, ठीक है, और उनके पास एक छोटी सी जमीन है, ठीक है, इसी में वो लोग एग्रीकल्चर करते हैं। अब इस छोटी सी जमीन में 8 लोग यहाँ पे एग्रीकल्चर कर रहे हैं। 8 लोग यहाँ पर मिनिमम नीड है कि 4 में काम हो जाएगा, तो भी जितने फैमिली मेंबर है सब इसी में काम कर रहे हैं। तो क्या 8 लोग काम करने से इस छोटी जमीन का प्रोडक्शन तो नहीं बढ़ेगा? 4 लोग में भी उतना ही प्रोडक्शन होगा, 8 में भी उतना ही प्रोडक्शन होगा। तो ये क्या है, इस टाइप की जो बेरोजगारी होती है उसे हम लोग बोलते हैं छिपी हुई बेरोजगारी या फिर डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट। ये जनरली आपको एग्रीकल्चर सेक्टर में पाया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है फ्रिक्शनल। फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट क्या होता है कि जब एक इंसान, ठीक है, एक जॉब से दूसरे जॉब में स्विच करता है, ठीक है। यहाँ पर देखिए इसका कोई दूसरा जॉब होगा, टीचर या किसी चीज का, यहाँ पर उसका दूसरा मैनेजर का जॉब है। अब ये इस जॉब से दूसरे जॉब में स्विच कर रहा है, तो इसके बीच में थोड़ा सा टाइम लगता है। एक जॉब से दूसरी जॉब में एंटर करने के लिए जो टाइम लगता है, उस टाइम के बीच में जो बेरोजगार रहता है, जो अनएम्प्लॉयड रहता है, वो जो टाइम गैप है, वन जॉब से अनदर जॉब में जाने में जो भी टाइम लग रहा है, उस टाइम गैप में जो वो अनएम्प्लॉयड है उसको हम लोग बोलेंगे फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट, ठीक है। तो ये आपको समझ में आ गया फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट। एक जॉब से दूसरे जॉब में एंटर करने में, मतलब एक जॉब से दूसरे जॉब में अगर हम स्विच करें तो मान लीजिए आपको टाइम लगेगा, आपको अपॉइंटमेंट लेटर आएगा, आप ज्वाइन करेंगे, तो उसमें 1-2 महीना 3 महीना जो भी टाइम लगेगा, उतने दिन के लिए आप अगर अनएम्प्लॉयड है उसको हम लोग बोलेंगे फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट, ठीक है। अब लास्ट है स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट। देखिए स्ट्रक्चरल हो जाता है कि डिमांड, सप्लाई, बाकी सब जो मार्केट में चेंजेस आ रही हैं, ठीक है, फ्लक्चुएशन आ रही है, उसके कारण मार्केट का डिमांड चेंज हो रहा है, मार्केट का लोगों का टेस्ट चेंज हो रहा है, उसके कारण जो अनएम्प्लॉयमेंट आती है उसको हम लोग बोलते हैं स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट, ठीक है। तो ये हमारे 4 तरह के अनएम्प्लॉयमेंट थे। देन फुल एम्प्लॉयमेंट इज कंसिस्टेंट। फुल एम्प्लॉयमेंट किस में होगा, देखिए फ्रिक्शनल में और स्ट्रक्चरल में, ठीक है। फ्रिक्शनल स्ट्रक्चरल में क्या है, ये लोग एम्प्लॉयड हैं लेकिन कुछ टाइम के लिए अनएम्प्लॉयड, किसी कारण के कारण, मैंने रीजन बताया अभी क्यों अनएम्प्लॉयड थे, ठीक है। तो फुल एम्प्लॉयमेंट, ये सब फुल एम्प्लॉयमेंट इस में ही आते हैं, फ्रिक्शनल और स्ट्रक्चरल। तो इसका आंसर होगा सी 3 और 4। इसका आंसर है सी 3 और 4। ये सारे टर्म्स को मैंने डिटेल में एक्सप्लेन किया, ठीक है। ये सारे इंपॉर्टेंट है, आपको इंडिविजुअली भी पूछा जा सकता है। मुझे एक स्टूडेंट ने कमेंट किया था कि मैम डिटेल में पढ़ाइए, तो इसलिए मैंने सारे टर्म्स को डिटेल में एक्सप्लेन कर दिया, ठीक है। तो अब लोग नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं कि अरेंज द प्रोपोनेंट्स ऑफ क्लासिकल थ्योरी ऑफ डेवलपमेंट इन अ सीक्वेंशियल ऑर्डर, ठीक है। तो जो क्लासिकल थ्योरी ऑफ डेवलपमेंट को आपको अरेंज करना है, सीक्वेंस में अरेंज करना है, ठीक है। तो सबसे पहले कौन आए, एडम स्मिथ, ठीक है। सबसे
सबसे पहले आपके यहाँ एडम स्मिथ, उसके बाद आपके यहाँ माल्थस 4, इसके बाद आए हैं माल्थस के बाद फिर जेएस मिल, ठीक है 3, जेएस मिल आए, उसके बाद आए हैं रिकार्डो, ठीक है। तो ये हम लोग ने इसको हम लोग सीक्वेंस में अरेंज किए, ठीक है। तो सीक्वेंस में अरेंज किए तो सबसे पहले एडम स्मिथ, ठीक है, उसके बाद हमारे कौन आए, माल्थस आए, माल्थस के बाद जेएस मिल, जेएस मिल के बाद डेविड रिकार्डो, इसका वो 2 4 3 1, ठीक है। 2 4 3 1 जहां भी आ जाए वो आपका करेक्ट आंसर, ठीक है। तो करेक्ट आंसर क्या है, आंसर है क्वेश्चन नंबर ए 2 4 3 1, आंसर है 2 4 3 1, ओके। तो देखिए अब हमारा क्वेश्चन क्या है, ठीक है, मैंने अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस लिए, जैसे कि यहाँ पे डायरेक्टली आपको आंसर बताना है, ठीक है। Who is widely known as the founder of Austrian school, ठीक है। तो इसका आपको बताना है फाउंडर कौन है। तो आपको ये पता होगा तो आप इसका आंसर कर पाएंगे, नहीं पता होगा तो नहीं कर पाएंगे, डायरेक्ट वाला क्वेश्चन, ठीक है। तो इसका आंसर होगा डी कार्ल मैंगर, ठीक है, इसका आंसर क्या है, डी कार्ल मैंगर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, फॉर सब्स्टिट्यूट्स क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज, ठीक है। तो देखिए दो तरह के गुड्स होते हैं, सब्स्टिट्यूट गुड्स, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स, ठीक है। सब्स्टिट्यूट गुड्स में क्या होता है कि जैसे कि फॉर एग्जांपल मैंने बहुत बार बताया टी एंड कॉफी, ठीक है। टी का प्राइस है और क्वांटिटी, कॉफी का प्राइस और क्वांटिटी, ठीक है। टी का प्राइस अगर बढ़ जाएगा, ठीक है, टी का प्राइस मान लीजिए बढ़ गया है, तो लोग क्या करेंगे, कॉफी की तरफ शिफ्ट कर जाएंगे, ठीक है, सोचेंगे टी से अच्छा तो हम कॉफी ले लेते। तो क्या होगा, अगर टी का प्राइस बढ़ा तो कॉफी का क्या हो गया, डिमांड बढ़ गया। पहले कॉफी का डिमांड मान लीजिए 100 लोग कर लेते, अब टी का प्राइस बढ़ गया 12 हो गया, 10 से 12, तो आप क्या करेंगे, 120 लोग कॉफी का डिमांड करने लगे। जो टी के कस्टमर थे वो कॉफी की तरफ शिफ्ट हो गए। तो अगर एक में चेंजेस आया तो दूसरे में जो चेंज आया है वो चेंज कैसा है, पॉजिटिव है। अगर टी का प्राइस बढ़ा तो कॉफी का डिमांड क्या हो गया, टी का प्राइस अगर बढ़ा तो कॉफी का डिमांड बढ़ गया, मतलब दोनों में जो चेंजेस आए वो पॉजिटिव चेंज आए, ठीक है। और एक का प्राइस बढ़ने से दूसरे की डिमांड में चेंज आ रहा है, दूसरे कमोडिटी की डिमांड में पॉजिटिव चेंज आ रहा है। इसका मतलब क्या होगा कि सब्स्टिट्यूट गुड्स में क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या होता है, आपका पॉजिटिव होता है। तो आंसर विल बी ए पॉजिटिव। कोई भी डाउट कंफ्यूजन हो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि मैच द आइटम्स इन द लिस्ट 1 एंड विद आइटम्स इन लिस्ट 2, ठीक है। तो ये आपका क्या है, लिस्ट 1 है, ठीक है, 4 है, और यहाँ पे क्या है, लिस्ट 2 है। अब आपको मैचिंग करना है, ठीक है। तो जो आपका फर्स्ट वाला है स्ट्रक्चरल व्यू ऑफ अंडर डेवलपमेंट, ये हो जाएगा 2, इसका आंसर होगा 2। कैसे, इसको किसने डिस्कवर किया, स्ट्रक्चरल व्यू ऑफ अंडर डेवलपमेंट को किसने डिस्कवर किया, इसको डिस्कवर किया है आपको यहाँ पे देखिए हॉलिस चेनरीन ने, ठीक है। इसका आंसर क्या हो गया, 2 हो गया, ऐसे लिख सकते हैं आप 2, ठीक है। अब देखिए लेजीज फेयर पॉलिसी की अगर हम बात करें, लेजीज फेयर किसका पॉलिसी था, हम लोग को पता है एडम स्मिथ का पॉलिसी था लेजीज फेयर, जहां पे नो गवर्नमेंट इंटरफेरेंस था, ठीक है, कोई भी गवर्नमेंट का इंटरफेरेंस नहीं होगा, ये क्लासिकल इकोनॉमिस्ट एडम स्मिथ का कहना था। तो लेजीज फेयर पॉलिसी किसका होगा, क्लासिकल इकोनॉमिस्ट, मतलब कि आपका 2 का हो जाएगा आंसर 1, इसका आंसर हो जाएगा 1, ठीक है। अब हमारा है डिपार्टमेंटल स्कीम ऑफ एक्सपेंडेड रिप्रोडक्शन, ठीक है, इसका आंसर क्या होना चाहिए, ठीक है। तो ये जो डिपार्टमेंटल स्कीम ऑफ एक्सपेंडेड रिप्रोडक्शन की बात कर रहे हैं, ये किसने बोला, ये बोला गया है आपका कार्ल मार्क्स के द्वारा, तो इसका आंसर हो जाएगा 4, तो हम यहाँ पे लिखते हैं 4। गोल्डन एज ऑफ अक्यूमुलेशन, ये रॉबिन्सन का था, जो कि यहाँ पे रॉबिन्सन मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है। हॉलिस चेनरीन स्टडी, यहाँ पे रॉबिन्सन नहीं है, तो अब जो लास्ट ऑप्शन होगा ये इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। देखिए लास्ट ऑप्शन बचता है बस स्टेडी स्टेट ग्रोथ, तो हम गोल्डन एज में यही रख लेते हैं आंसर, लास्ट हमारे पास यही ऑप्शन बचा है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका 3। तो अब देखिए 2 1 4 3 इज करेक्ट आंसर, जो भी जहां पर भी आपको 2 1 4 3 मिल जाए आप वहां पर टिक लगा लीजिए, वो आपका करेक्ट आंसर है। तो हम देखते हैं कोड्स में 2 1 4 3 फर्स्ट में हमें मिल गया, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए।
आंसर विल बी ए। तो इसी के साथ आज का सेशन मैं एंड करती हूँ। और अगर आपको किसी भी तरह का डाउट हो, कंफ्यूजन हो, कहीं पर भी आप अटक रहे हैं, कोई भी क्वेश्चन पूछना चाहते हैं, प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। और मैं डेली क्विज के क्वेश्चंस करवाती हूँ मॉर्निंग और इवनिंग में, जो कि एमसीक्यूज क्वेश्चन होते हैं, पीवाईक्यूज होते हैं, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर होते हैं, जो कि नेट के पेपर से लिए होते हैं, आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो आप उसे भी देखा करिए। हम लोग मिलेंगे कल एक न्यू वीडियो के साथ।